नमस्ते और वेलकम। आज हम जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। अगर आप ओटी स्टूडेंट हैं, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ का हिस्सा है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत इसी कोट से करते हैं। ये लाइन ना सब कुछ कह जाती है। देखिए, एक सक्सेसफुल सर्जरी एक टीम एफर्ट है और उस टीम में सही इंस्ट्रूमेंट्स की सही समझ होना, ये गेम चेंजर है। ओटी में रखा हर औजार का अपना एक खास मकसद होता है। तो सवाल उठता है कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को समझे कैसे? कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट? पर इसका सबसे आसान तरीका है उन्हें उनके फंक्शन यानी उनके काम के हिसाब से बांटना। यही क्लासिफिकेशन हर सर्जिकल प्रोसीजर की नींव है। तो मोटे तौर पर हम इंस्ट्रूमेंट्स को इन 5 मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला, काटने और टिश्यूज को अलग करने वाले औजार। दूसरा, टिश्यूज को पकड़ने और होल्ड करने वाले। तीसरा, ब्लड फ्लो को रोकने या क्लैंप करने वाले। चौथा, सर्जिकल एरिया को खुला रखने और साफ दिखाने वाले। और आखिर में, सिलने और दूसरे जरूरी कामों में मदद करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज से, कटिंग और ग्रास्पिंग। सोचिए, किसी भी प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या होता है? एक साफ सुथरा इंसिजन और फिर टिश्यू को आराम से अच्छे से पकड़ना। यही से प्रिसिजन का सारा खेल शुरू होता है। कटिंग का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले स्कैल्पेल ही आता है। ये सबसे प्रिसाइज कटिंग टूल है। अलग अलग ब्लेड नंबर्स अलग अलग काम के लिए बने हैं। जैसे नंबर 10 ब्लेड बड़े स्किन कट्स के लिए यूज होता है, नंबर 11 छोटे और गहरे स्टैब जैसे इंसिजन्स के लिए, और नंबर 15 बहुत ही नाजुक और फाइन काम के लिए। इनका एक ही मकसद है, एक क्लीन कट जिससे टिश्यू को कम से कम नुकसान हो। अब आते हैं सिजर्स पर। यहाँ 2 मेन प्लेयर्स हैं। मेयो सिजर्स थोड़ी हैवी ड्यूटी होती हैं, फैशिया जैसे मोटे और सख्त टिश्यूज को काटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मेडजिनबाउम सिजर्स, जिन्हें लोग प्यार से मेट्स भी कहते हैं, वो डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बनी हैं। सही सिजर का चुनाव बहुत जरूरी है ताकि टिश्यू डैमेज ना हो। ठीक है, अब पकड़ने की बात करते हैं। इसमें सबसे कॉमन है थंब फॉरसेप्स या डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स। इसकी भी 2 वैरायटी आती हैं। एक होती है टूथ्ड यानी दांत वाली, जो स्किन जैसे टफ टिश्यू पर एक फर्म ग्रिप देती है, और दूसरी होती है नॉन टूथ्ड, जिसे नाजुक टिश्यूज को हल्के से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। ऑलिस फॉरसेप्स के आगे छोटे छोटे दांत होते हैं जो फैशिया जैसे सख्त टिश्यू पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप देते हैं, लेकिन इसलिए ये ट्रॉमेटिक कहलाते हैं, मतलब ये टिश्यू को थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट बैबकॉक फोर्सेप्स अट्रॉमेटिक हैं। इनकी ग्रिप जेंटल होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स जैसे नाजुक ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए होता है। सिंपल फंडा, ऑलिस ट्रॉमेटिक है, बैबकॉक अट्रॉमेटिक। ओके, तो इंसिजन हो गया, टिश्यू को पकड़ लिया। अब 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना और सर्जन को अंदर का साफ साफ व्यू देना। ये दोनों चीजें किसी भी सर्जरी की सेफ्टी और सक्सेस के लिए बेहद जरूरी हैं। क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर आने से पहले ये टर्म समझना जरूरी है। हीमोस्टेसिस। सिंपल भाषा में हीमोस्टेसिस का मतलब है खून के बहाव को रोकना। जब भी कोई ब्लड वेसल कटती है, उससे बहते खून को कंट्रोल करना सर्जरी के दौरान पेशेंट की स्टेबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हीमोस्टेसिस अचीव करने का हीरो इंस्ट्रूमेंट है आर्टरी फोर्सेप्स, जिसे हीमोस्टैट भी कहते हैं। इसका काम ही है ब्लड वेसल्स को पकड़कर यानी क्लैंप करके खून रोकना। इसमें स्ट्रेट फोर्सेप्स ऊपर की सतह वाली वेसल्स के लिए होते हैं और कर्व्ड फोर्सेप्स गहराई में मौजूद वेसल्स के लिए। इनका रैचेट लॉक सिस्टम उन पर एक कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है। और अगर वेसल बहुत ही छोटी हो, बिल्कुल बारीक, उसके लिए इसका छोटा भाई मॉस्किटो फॉर्सेप्स, जैसा नाम है वैसा काम, बहुत ही छोटी और डेलिकेट ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने के लिए। अब बात करते हैं रिट्रैक्टर्स की। इनका एक ही मकसद है सर्जिकल साइड को खोलना, टिश्यूज को साइड में करना, ताकि सर्जन को एक क्लियर अनअब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल सके। ये 2 तरह के होते हैं, हैंडहेल्ड जिन्हें एक असिस्टेंट को पकड़कर रखना पड़ता है जैसे लैंगनबेक, और दूसरे सेल्फ रिटेनिंग जो अपनी जगह पर लॉक हो जाते हैं जैसे बैल्फो या व्हाइटलाना। सही रिट्रैक्शन से न सिर्फ बेहतर एक्सेस मिलता है, बल्कि आसपास के टिश्यूज को चोट लगने का रिस्क भी कम हो जाता है। अब हम सर्जरी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्लोजर।
इसके लिए सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी सिलने वाले औजार काम आते हैं। साथ ही कुछ और सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पूरे प्रोसीजर में मददगार साबित होते हैं। सूचरिंग यानी सिलाई के लिए सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट है नीडल होल्डर। अब सुई को हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, राइट? इसे नीडल को मजबूती से पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जॉस छोटे होते हैं, ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है और इसमें भी एक रैचेट लॉक होता है। इन्हीं फीचर्स की वजह से सर्जन घाव को आसानी से और अच्छे कंट्रोल के साथ सिल पाता है। इनके अलावा कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स सफाई के लिए गॉज पकड़ा जाता है, टॉवल क्लिप्स सर्जिकल ड्रेप्स को अपनी जगह पर फिक्स करते हैं, सक्शन टिप एक्स्ट्रा ब्लड और फ्लूइड्स को सर्जिकल साइट से हटाता है, और प्रोब और डायलेटर किसी ट्रैक्ट को एक्सप्लोर करने या चौड़ा करने के काम आते हैं। अच्छा, अब तक हमने देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, पर अब थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स चलते हैं। ये बनते कैसे हैं, किस चीज से बनते हैं और इनकी देखभाल इतनी जरूरी क्यों है? हर इंस्ट्रूमेंट के मोटा-मोटा ये 4 हिस्से होते हैं। टिप यानी आगे का हिस्सा जो असल काम करता है, शाफ्ट यानी उसकी बॉडी, हैंडल जहां से उसे पकड़ते हैं, और लॉक जो अक्सर एक रैचेट सिस्टम होता है। हर हिस्सा प्रिसिजन और ईज ऑफ यूज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एक सिंपल सा सवाल, ये बनते किस चीज से हैं? जवाब है ड्यूरेबल करोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि ये सुपर स्ट्रांग होता है, इस पर जंग नहीं लगता और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे बार बार स्टेरिलाइज किया जा सकता है बिना खराब हुए। और अब सबसे क्रिटिकल बात, इनकी देखभाल। स्टेप 1, हर इस्तेमाल से पहले इन्हें स्टेरिलाइज करना ही करना है, यूजुअली ऑटोक्लेव में। स्टेप 2, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की धार हमेशा तेज रहनी चाहिए। और स्टेप 3, प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज, ताकि ये डैमेज ना हो और लंबे समय तक चले। इस बात को हमेशा याद रखें, इंस्ट्रूमेंट्स की खराब देखभाल का सीधा मतलब है 2 चीजें, पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा और सर्जरी के बीच में इंस्ट्रूमेंट का फेल हो जाना। दोनों ही सिचुएशंस बेहद गंभीर हो सकती हैं। तो ये था जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर एक कंप्लीट गाइड। इन इंस्ट्रूमेंट्स को जानना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये आपके ओटी में काम करने और एग्जाम्स में दोनों जगह सक्सेस की नींव है, आपका फाउंडेशन है। तो अब जब आपको इन सब की बेसिक्स समझ आ गई है, अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद इन इंस्ट्रूमेंट्स को आमने सामने पहचानने की प्रैक्टिस या वाइवा में पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी। सोचते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।